भैया और भाभी की शादी को सिर्फ चंद दिन ही हुए थे। उनका ये लड़ाई करना हमारी समझ से बाहर था। हम लोग उनके कमरे की तरफ जाने लगे तो अम्मा ने मना कर दिया कि बेटा रुक जाओ, मियाँ बीवी की लड़ाई है, अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग इसमें मुदाखला जाहिर करो, मैं खुद देख लेती हूँ कि क्या बात है। यह कहकर अम्मा ने भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और हमें वहाँ से जाने का इशारा किया। मैं और भाई तो बाहर आकर बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद अम्मा की भी कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगीं। ऐसे लगता था जैसे भाई और भाभी के बाद अब अम्मा भी इस लड़ाई में शामिल हो चुकी हैं। अब हमसे रहा नहीं गया, हम उठकर अंदर गए। देखा तो अम्मा भाई को समझा रही थी कि बेटे, अगर नगीन इस घर के लिए कुछ करना चाहती है तो तुम क्यों उसे रोक रहे हो? वो इस बात की खुद जिम्मेदारी ले रही है। ऐसा गांव की औरतें कम ही करती हैं, तो फिर तुमको क्या मसला है? वो भाई को समझा रही थी। मैं और भाई समझ गए थे कि क्या मामला है। थोड़ी देर के बाद अम्मा बाहर आई। उन्होंने हमें बता भी दिया कि बात क्या थी। दरअसल हमारे गांव में डेरा सिस्टम था, जहां ज़िमींदारों को नस्र दर नस्र गुलाम मिल जाते थे, जिन्हें वो अपने ज़ारा कहते, और फिर उन्हीं के हाथों उनका निज़ाम चलता, और यूं ये ज़िम्मेदार मज़ारों पर हुकूमत करते। मगर हमारा घराना चूँकि थोड़ा पढ़ा लिखा था, सो हम उनके यहाँ नौकरी नहीं करते थे, ना ही मुश्किल वक्त में उनसे कर्ज लेते कि फिर हमेशा के लिए उनकी गुलामी करना पड़े। हमारी भाभी भी दूसरे गांव से आई थी, जो कि थोड़ा मॉडर्न था, और उन लोगों को भी ज़माने का शौर आ चुका था। तभी भाभी को ज़िम्मेदारनी ने सिर्फ इतना कहा कि वो उनके घर में नौकरों की देखभाल के लिए, यानी कि उनकी निगरानी में नौकर काम करें, तो वो उन्हें माकूल मुआवजा देंगी। भाभी को ये बात अच्छी लगी थी कि उन्होंने नौकरी करने को नहीं, बल्कि नौकरों की निगरानी को कहा था। जबकि भैया इस बात पर गुस्सा कर रहे थे। भैया का ख्याल था कि नौकरी नौकरी होती है, फिर चाहे वो निगरानी हो या खुद किसी के यहाँ नौकर बनकर जाना। भाभी ने इस बात से एहतराफ किया, और यूं हमारे घर में ये बात लड़ाई बनकर सामने आई। अम्मी ने भैया को समझा दिया और कहा अब ये नौकरी करने जाएगी, क्योंकि अगर काम इज्जत वाला हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई के लाख मना करने के बावजूद भाभी अब हवेली में काम करने जाने लगी। भाभी काम नौकरों की निगरानी में करना, उनके मामला सुलझाना और दीगर बातें देखना थी। उसके बदले में जिम्मेदारनी उन्हें 15,000 रुपये नकद देती। हालांकि बाकी नौकरियों की तनख्वाहें 8 या 7,000 रुपये थीं। भाभी का काम भी काम था और उन्हें मुआवजा भी अच्छा मिलता। एक दिन का जिक्र है, भाभी को नौकरी पर जाते हुए तकरीबन 3 माह गुजर चुके थे। मैंने देखा अब वो चुप चुप रहने लगी हैं, लेकिन घर के खर्चे खूब चल रहे थे। घर में नया फर्नीचर आने लगा, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने पहले नहीं देखी थी। हम बहुत हैरान भी थे, जबकि गांव के लोग हमें ताने देने लगे कि तुम लोगों ने जिम्मेदारों के यहाँ दोबारा नौकरी करके पढ़े लिखे घरानों की नाक कटवा दी है। बहरहाल हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अलबत्ता भाभी का रवैया मशकूक होता जा रहा था। अक्सर वह सुबह उठती तो उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही होती। एक दिन मैंने भाभी को इस कदर परेशान देखा तो चौंक पड़ी। भाभी क्या हुआ? क्या आप रात भर सोती नहीं हैं? मेरे सवाल के जवाब में भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका खाना पीना भी कम हो गया था और वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन रात का वक्त था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही अपने कमरे से निकली तो ये देखकर चौंक गई। भाभी के कमरे की रोशनी अभी तक आ रही थी। आज भाई भी घर नहीं थे। मैंने जाकर भाभी के कमरे के बाहर देखा तो वाकई उनके कमरे से रोशनी आ रही थी। उनके कमरे की लाइट अभी तक ऑन थी और वो बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी। ये देखकर मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, तब वो यकदम चौंक कर पीछे मुड़ी और हाथ में जैसे कुछ छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। उनको बाहर का मंजर सही नज़र नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कमरे की रोशनी बुझा दी। तब बाहर खड़ी मैं नज़र आई तो मुझे हल्की सी आवाज़ में बाहर जाने का कहा। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि इस वक्त उनके कमरे में जाऊं। वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मगर भाभी की ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी कि वो रात देर तक क्या कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे भाभी के कमरे से रोशनी सी महसूस हुई। मैं कल की वजह से आज भी यही समझ कर गई थी कि भाभी ज़रूर कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, वरना अभी तक वो सो चुकी होती। यही सोचकर मैं दोबारा उनके कमरे में गई। देखा तो भाभी किसी काम में मसरूफ़ थी और उनकी पूछते दरवाजे की तरफ थी। मैंने अब की बार
दरवाज़ा बजाया। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा शोर शराबा करने से अच्छा है कि मैं वापस अपने कमरे में लौट जाऊं, वरना आवाज़ सुनकर अम्मा और भाई भी आ जाएंगे। ख्वाहाँ तमाशा बन जाएगा। मैं अपने कमरे में तो आ गई थी, मगर दिल में तो जसूस था कि भाभी रात को जाकर ऐसा क्या काम करती हैं जो वो दिन में नहीं करना चाहती। पर आखिर मैंने जहन में एक तरकीब सोच ली, और अगले दिन भाभी जब काम पर जाने लगी तब मैं उनके कमरे की तरफ गई, मगर ये जानकर मुझे खैरत का झटका लगा कि भाभी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और फिर अम्मा को बुलाने लगी। अम्मा को इस आवाज़ में पुकारा कि मैं डर गई। अम्मा आकर बहू से पूछने लगी तो भाभी ने मेरी शिकायत कर डाली। अम्मा, अपनी बेटी को समझाओ, ये रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर झांकती है। देखो, इसे ज़रा भी तमीज़ नहीं। एक शादीशुदा औरत के कमरे में झांकना बुरी बात है। अम्मा ने ये देखा तो मुझे तो सख्त ही पीटने लगी। तुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी भाभी के कमरे में झांकता करने की? शर्म नहीं आती? अम्मा मुझे पीटने लगी जब मैं अम्मा को बताना चाहती थी कि भाभी हम सबसे छुप कर कोई काम करती हैं। खैर, मैं खामोश हो गई क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। भैया को गए 2 दिन गुजर चुके थे। तीसरे दिन हमारे घर में एक फ़ोन आया जिसने हम सबको बेचैन कर दिया। ये कॉल अस्पताल से आई थी। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके नतीजे में वो अस्पताल पहुंचा दिए गए थे। भाभी बहुत परेशान थी। अम्मा का तो सांस नहीं आ रहा था। हम सब लोग अस्पताल भागे। हैरत की बात यह थी कि भाभी उस वक्त भी अपना कमरा छोड़कर नहीं गई। उन्होंने काफ़ी देर ढूंढने के बाद अपने कमरे को एक मोटा सा ताला लगाया और फिर हमारे साथ अस्पताल आ गई। हमारी तो जान ही निकल गई थी कि भैया का एक्सीडेंट होने के नतीजे में उन्हें हड्डियों की माजूरी हो गई थी। अब वो चल फिर नहीं सकते थे और नकली टांग लगाने में अभी काफ़ी वक्त दरकार था। हम तो भाई के इस सदमे से बेहाल थे और भाभी भी बहुत परेशान थी। भाई को 1 हफ्ते के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी इस कदर ज़्यादा थी कि भाई पट्टियों में बंधे हुए थे। भाभी का हौसला ऐसे ही टूट गया। वो दिन रात मेहनत करने लगे। ऐसे में भैया चिड़चिड़े भी हो गए थे क्योंकि वो हर वक्त एक ही कमरे में बैठे रहते। हमारे लिए भी भैया की बीमारी किसी मुसीबत से कम नहीं थी। एक तरह से हम भाभी के मोहताज हो गए थे, जबकि भाभी का रवैया पहले से भी ज़्यादा मशकूक हो रहा था। एक दिन मैं रात को उठी तो देखा भैया की आवाज़ें आ रही थीं। उनको पानी चाहिए था। जबकि मैंने जाकर उनके कमरे में देखा तो भाभी कमरे में मौजूद ना थी और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। क्या हुआ भाभी, कहाँ हैं? मैंने हैरत से पूछा। वो पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई, भैया बेबसी से बोले। मैंने जाकर किचन में देखा तो भाभी वहाँ नहीं थी। मैंने खुद ही पानी गर्म करके भैया को पिला दिया और भाभी के मामले में परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। भैया ने मुझसे भाभी का पूछा तो मैंने टाल दिया। सच तो ये था कि वो घर में कहीं भी नहीं थी। मैं हर जगह ढूंढ आई थी, मगर भाभी का नामो निशान नहीं था। भैया बेचारे तो उठ नहीं सकते थे। दवा के ज़ेरे असर थोड़ी देर में सो गए थे। सारा घर घूम फिर कर जब मैं अपने कमरे में आने ही लगी थी कि मुझे बैरूनी दरवाजे पर एक खड़का सा महसूस हुआ। मैं दौड़ती हुई बैरूनी दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वहां से भाभी अंदर आ रही थी। भाभी, आप इस वक्त कहाँ गई थी? मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्योंकि अब भाभी की हरकतें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। मगर भाभी उल्टा मुझे जवाब देने की बजाय मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। मैंने देखा उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का कंबल था। भाभी, ये क्या है? मैंने जब भाभी से सवाल किया तो वह सपटा गई। और कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करो, समझी? भाभी, हम सब इस घर के फर्द हैं। मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछ सकूं, आखिर आप रात के इस वक्त कहाँ गई थी, वरना मैं भैया को शिकायत लगा दूंगी। मेरा ये कहना था कि भाभी ने वावेला शुरू कर दिया और इस सब हंगामे में अम्मा और भाई भी बाहर आ गए। भाभी ने पीछ पीछ कर इल्ज़ाम लगाया कि मैं रात के वक्त किसी से बाहर मिलने जा रही थी, कि भाभी ने मुझे पकड़ लिया और ये कि मैं इस घर की इज्जत नीलाम कर रही थी। भाभी के मुंह से ये इल्ज़ाम सुनकर मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भाई तो होते हैं जो शीले हैं। भैया ने मुझे चिड़िया से पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, और ये देखे बगैर कि गलती किसकी है, जबकि अम्मा भी मुझ पर ही पल पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मैं गैर शादीशुदा थी और भाभी की शादी हो चुकी थी तो मुझ पर हर किस्म का शक किया जाने लगा। मैं इस मामले में बहुत रोई पीटी, सबसे मिन्नतें की कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है,
मगर किसी ने मेरी बात ना सुनी। मैंने भाभी के सुर्ख कम्बल की तरफ भी सबका ध्यान हटाना चाहा, मगर किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। सब ने यही कहा कि गलती तेरी होगी, तू रात को इस वक्त बाहर क्यों जा रही थी। मैंने सबको क्या जवाब देती कि सुर्ख कम्बल वाली बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, जबकि भाभी बड़ी चालाकी और महारत से वो कम्बल लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं देखती ही रह गई और भाभी को किसी ने कुछ भी ना कहा। चंद दिन गुजरे नहीं थे कि भाभी ने घर में मेरी शादी का शोशा छोड़ दिया। कहने लगी, ये लड़की बहुत बागी हो गई है, हाथ से निकली जा रही है। इससे पहले कि ये कोई गुल खिलाए, इसे किसी न किसी कौंडी से बांध देना चाहिए। भैया और अम्मी तो पहले ही मेरे खिलाफ हो गए थे। उन्होंने भाभी की बात पर लब्बैक कहा और मेरे रिश्ते तलाश शुरू कर दिए और रो रो कर मेरा हाल बुरा था। वैसे शादी होती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, मगर शादी की सज़ा मुझ पर मुसलत की जा रही थी। इन दिनों भाभी की खुशियाँ रूज पर थीं। वो बाजार जाती, कपड़े खरीद कर लाती, कहती कि मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ, जबकि अभी तक रिश्ता भी नहीं मिला था। बलाखिर एक हफ्ते बाद ही एक माकूल घराने में मेरा रिश्ता तय कर दिया गया था। भाभी इस हिसाब से बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उनके काम में दखलंदाजी करने वाला कोई नहीं था। उधर मेरी शादी की खबर मेरे ख़ानदान में फैल चुकी थी। घर में मेहमान आने लगे, तब भाभी तंग पड़ गई। उसने अपने कमरे को और भी ज़्यादा महफूज बनाने के लिए दरमियाने एक पर्दा लटका दिया। भाभी अपना वो सुर्ख कंबल उस पर्दे के पीछे छुपा कर रखती और किसी को उसके पास ना जाने देती। भैया की माजूरी के बायस भी घर में मेहमानों की आमदरफ्त लगी। उनके साथ बच्चे भी होते। भाभी हर वक्त चौकन्नी रहती, इस बात का ख्याल रखती कि कोई इस कंबल को कोई हाथ ना लगा दे। अब मुझे भी भाभी की कमज़ोरी समझ आ गई थी। वो सुर्ख कंबल को बचा बचा कर रखती, कोई उसे हाथ ना लगाता, उस पर चीख पड़ती। मैंने एक दिन साहब के सामने पर्दा हटाया और कंबल ले जाने लगी कि भाभी मुझ पर झमट पड़ी। इसे इधर ही रखो, तुम क्यों हर वक्त इस कंबल के पीछे पड़ी रहती हो, ये मेरे शौहर के इस्तेमाल का है, इसे यहीं रख दो। भाभी अम्मी कंबल मांग रही हैं, मैंने मासूम सूरत बनाते हुए कहा। तो भैया बोले, ये कंबल तो आज तक तुमने मुझे भी नहीं दिया, ले जा रही है तो ले जाने दो, थोड़े दिन की तो मेहमान है। भैया की बात सुनकर भाभी का रंग फाका हो गया। नहीं रुको गुड़िया, मैं तुम्हें और कंबल देती हूँ। अब की बार वह नरमी से बोली। मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई। खैर, उन्होंने मुझे एक और कंबल दिया। मैं वो लेकर कमरे में बाहर आई, मगर मेरा तजस्सुस अब अरूज पर था। उसी कंबल की वजह से तो भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था और अब मुझे दूसरे घर में ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, सोच लिया कि इस कंबल का तो राज जानकर ही रहूँगी, लेकिन इस सब की नौबत नहीं आई। एक दिन हम सब अपने घर में कामों में मसरूफ़ थे कि दरवाजे पर एक लड़का आया। उस दिन हमारे पूरे शहर में बिजली नहीं थी, हमारे घर में ना टीवी चल रहा था। गांव में सख्त बारिश और मौसम की खराबी की वजह से बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया था। हम सब लोग यूं ही बैठे हुए थे, लेकिन शादी की तैयारियां अभी भी जारी थीं। खैर, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़का बहुत परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा, अपनी भाभी को बुलाओ। मैंने जल्दी से भाभी को बुलाया, खुद भी पास ही खड़ी हो गई। मुझे वैसे ही भाभी पर हर वक्त शक लगा रहता था। लड़का भी भाभी से कहने लगा कि उनके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बिस्तर पर याद कर रहे हैं। यह सुनकर भाभी के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उसी वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं की, सर पर चादर ओढ़ी, पाँव में जूती फंसाई और जल्दी से उस लड़के के साथ घर से निकल गई। उनके जाने के बाद मैंने अम्मा को बताया। भाभी अपने वालिद की तबीयत की खराबी के बाद मेके गई हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगी। ना जाने क्यों मुझे इस समय कुछ भी गलत महसूस हो रहा था। भाभी से इस कदर नफरत हो गई थी कि उनके घर वालों की अजियत भी मुझे तकलीफ ना लगती। मैं चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे देखते ही वो इधर उधर अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, बेटी, मुझे तुझसे एक काम है, तू मेरी मदद करेगी? हाँ हाँ अम्मा, बोलो, क्या बात है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। बेटी, मैं एक अमल कर रही हूँ जिसके लिए मुझे एक सुर्ख कंबल की ज़रूरत है। मेरे इल्म के मुताबिक वो लाल सुर्ख कंबल तेरी भाभी के पास है। अगर तू चाहे तो मैं इस कंबल के बदले तुझे ढेरों पर रुपये दे सकती हूँ। मुझे किसी तरह वो कंबल ला कर दे दे। औरत की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि वाकई उसे कैसे इस सुर्ख कंबल का पता, जो भाभी ने बड़े एहतियात से छुपा कर रखा है। मैंने उसी वक्त अम्मा को आवाज़ दी, वो भी दरवाजे पर आ गई।
और उस बुढ़िया से बातें करने लगी। बुढ़िया के पास वाकई लाल, पीले और हरे हर तरह के नोट थे। कहने लगी, मैं तुम लोगों को जितनी चाहे रकम दे सकती हूँ, तुम लोग वो कंबल मुझे दे दो। बिना कोई सवाल किए, बिना किसी इतला दिए, मुझे अपने अमल के लिए वो कंबल दरकार है। देखो, अगर मैं अमल वाली ना होती तो मुझे भला इस कंबल के बारे में कैसे पता होता कि वह कंबल तुम्हारे लिए बहुत मामूली है, इसकी कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे दे दो तो मैं उसके बदले तुम्हें 1.5 रुपये दे सकती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर हम लालच में आ गए, क्योंकि हमारे घर में भैया की इलाज के लिए भी रकम दरकार थी और घर के खर्चे भी नहीं चल रहे थे। भैया के पास कोई माकूल नौकरी तो नहीं थी और जो मेहनत मजदूरी करते थे उससे भी महरूम हो गए थे। बुढ़िया की बात सुनकर अम्मा की आंखों में चमक आ गई। मेरे भी मुंह में राल टिपकने लगी। मैंने फ़ौरन से जाकर वो कंबल उठा लिया, क्योंकि भैया के कमरे में वो सामने ही पड़ा था। वो अलग बात है कि भाभी इस कंबल को उठाने नहीं देती थी। भाई इस वक्त नींद के ज़ेरे असर थे। उन्होंने मुझे देखा नहीं। मैं बाहिफाजत वो कंबल बाहर तक ले आई। वो कंबल जैसा था वैसा ही उठा कर ले आई। मैंने उसे खोल कर देखा तक नहीं। बुढ़िया ने वो कंबल हमसे लिया और हमें पैसे देकर चली गई। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि भाभी भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। हवेला करती अपने कमरे में गई और वो कंबल ढूंढने लगी जो उन्होंने बहुत हिफाजत से छुपा कर रखा था। हाय अल्लाह, गजब हो गया। भाभी रोने वाले अंदाज में बोली। वो अपना सीना पीटती बयान कर रही थी कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाभी, कोई बात हुई है क्या? मेरी बात सुनकर उनको गुस्सा आ गया। तेरा बेड़ा गर्क हो मनहूस, सच बता तूने ये कंबल किसे दिया? भाभी चीखते चिल्लाने लगी तो अम्मा भी उनके कमरे में आ गई। क्या हो गया है बहू? एक औरत आई थी, कह रही थी कि उसे किसी खास अमल के लिए कंबल चाहिए। हमारे तो किसी काम का नहीं था। मैंने उठाकर उसे दे दिया। वैसे भी उसकी कीमत तो 3,000 होगी, लेकिन बुढ़िया ने हमें पूरे 1 लाख दिए। अम्मा ने भाभी को बताया तो वह खुश होने के बजाय रोने लगी। अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया? वो कंबल बहुत कीमती था। जिम्मेदारनी के घर से कुछ पुराने कपड़े निकले थे। उन पर पुराने कपड़ों पर सोने के तार लगे थे। जिम्मेदारनी ने अपनी नौकरानी से कहा था कि इन कपड़ों को साफ करें, इन्हें अच्छी तरह से तय करें और इन्हें किसी किस्म का नुकसान न पहुँचाएँ। मैंने तो उन कपड़ों से बड़ी मुश्किल से एक एक करके सोने के तारे और इस कंबल पर जोड़ दी गई। मैंने सिलाई करके इन तारों को अच्छा खासा गुच्छा बना लिया था, क्योंकि वो तार खालिस सोने के थे। अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो बड़ी मुश्किल से उन्हें जोड़ा था, मैं बेचकर रकम जोड़ सकूं। भाभी की बात पर हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। तो उस बुढ़िया को कैसे पता? अरे अम्मा, वो बुढ़िया बहुत ही चालाक है। एक दिन बातों बातों में उसको ये राज बता दिया। उसके बाद से उसने मुझसे कमल का रंग मालूम किया और देखो आज उसने कैसे इस लड़के को भेजकर मुझे घर से निकलवाया। हालांकि अब्बा की तबीयत ख़राब नहीं थी, अब्बा तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उसने आप लोगों से झूठ बोला ताकि मैं घर से चली जाऊं और वो कंबल को हासिल कर सके। ये कहकर भाभी ने अपना माथा पीट लिया, जबकि अम्मी ने भाभी को समझाया, बेटी तूने जो माल चोरी से इकट्ठा किया वो तेरे किसी काम का नहीं आ सका और आना भी नहीं चाहिए था। मानती हूँ कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं बेटी, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। मेरी बेटी, अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुम्हें मिल जाता। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि चोरी का माल तुम्हें नसीब नहीं हुआ। अम्मा ने भाभी को समझाया, पर कुछ अरसे बाद भाभी ने वो नौकरी भी छोड़ दी।